स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें हम लोगों ने सीखा था वेट, दूसरा हम लोगों ने सीखा नॉर्मल रिएक्शन। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड फोर्स, दैट इज टेंशन फोर्स। बच्चों, टेंशन फोर्स को अगर फील किया जाए तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है उसको ऑब्जर्व करने के लिए। इमेजिन कीजिए बच्चों, यहां पर कई बार हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी स्ट्रिंग की हेल्प से किसी बॉडी को सस्पेंड करके छोड़ देते हैं, और हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि स्ट्रिंग की हेल्प से जिस बॉडी को सस्पेंड किया है वो वहीं की वहीं रेस्ट पे सस्पेंडेड है। तो सोच के देखिए बच्चों कि अगर ये बॉडी यहां पर इसके साथ रेस्ट पे सस्पेंडेड है तो इमेजिन कीजिए इस बॉडी को अर्थ अपनी तरफ लगातार पुल कर रही है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने यहां mg यानी कि w से मेंशन की हुई है। और हम क्या देखते हैं डेली लाइफ में कि अगर अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है तब भी वो नीचे नहीं जा रही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि mg को किसी ना किसी ने बैलेंस किया हुआ है, और mg को बैलेंस करने के लिए फोर्स कहां लग रहा होगा? अपवर्ड्स। और ये अपवर्ड फोर्स अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो कौन है? स्ट्रिंग। तो डेफिनेटली स्ट्रिंग में कोई ना कोई फोर्स डेवलप हुआ है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं टेंशन फोर्स। बच्चों, यहां पर हम लोग टेंशन फोर्स के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें जब भी वर्डिंग्स दिए जाएंगे वहां पर लिखा होगा कि जो स्ट्रिंग है या रोप है वो कैसी है? आइडियल। बिल्कुल। और आइडियल स्ट्रिंग का मतलब होता है मासलेस, फ्रिक्शनलेस और इनएक्सटेंसिबल। तो बच्चों, मासलेस, फ्रिक्शनलेस और इनएक्सटेंसिबल को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब आप जानते हैं कि अगर स्ट्रिंग को खींचा जाए यानी कि उसको थोड़ा टाइट किया जाए तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, उसकी लेंथ कैसी रहनी चाहिए? कांस्टेंट। क्योंकि जैसे अपन देखते हैं ना, स्प्रिंग को खींचो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ये स्थिति स्ट्रिंग के साथ नहीं होनी चाहिए, खींचो तो उसकी लेंथ में कोई चेंज ना हो, इसे बोलते हैं हम लोग इनएक्सटेंसिबल। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि टेंशन फोर्स को कैसे मार्क किया जाता है, तो मानकर चलिए कि यहां पर हमारे पास एक पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी डायग्राम दिया होगा, मान लीजिए इस तरह से, और हमसे बोला गया कि टेंशन फोर्स को मार्क कीजिए। तो देखिए, टेंशन फोर्स हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगती है एंड हमेशा अवे फ्रॉम द जो टाइड एंड्स होते हैं उसमें हमेशा दूर लगती है। जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है, टेंशन फोर्स हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होगा, जैसे कि स्ट्रिंग के अलोंग, और जैसा मैंने बोला कि जहां भी स्ट्रिंग बंधी हुई है, टाइड है, वहां से हमेशा अवे। जैसे कि इस ब्लॉक पे अगर मार्क करना है तो टेंशन फोर्स लाइक दिस, और अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्क करना है तो टेंशन फोर्स लाइक दिस। इस तरह से टेंशन फोर्स हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द टाइड एंड वर्क करती है। तो आइए बच्चों, अब इस पर हम लोग आगे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। जैसा कि स्ट्रिंग का अब हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रिंग में बेस्ड टेंशन फोर्स के लिए, टेंशन इन अ स्लैक स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो। बेटा, स्लैक स्ट्रिंग का मतलब है कि अगर कोई स्ट्रिंग बिल्कुल लूज रखी हुई है तो उसके अंदर कोई टेंशन नहीं होगी। इस स्ट्रिंग को अपन लूज नहीं कहेंगे बिकॉज यहाँ पर कोई वेट सस्पेंडेड है जिसको उसने होल्ड कर रखा है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट होगी। अगर स्ट्रिंग बिल्कुल लूज रखी हुई है उसको बोलेंगे स्लैक स्ट्रिंग, और उसकी टेंशन क्या होगी? जीरो। सेकेंड पॉइंट है टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। बच्चों, यहां पर भी एक पॉइंट है जो हम लोग आगे क्वेश्चंस की हेल्प से ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह से टेंशन फोर्स जो होगा वो किसी भी बॉडी के लिए पुलिंग फोर्स का काम करता है, वो हम लोग अपने क्वेश्चंस में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग कैन नेवर बी नेगेटिव, इट्स मिनिमम वैल्यू है जीरो। जैसा अपन ने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि स्लैक स्ट्रिंग का टेंशन क्या होती है? जीरो, तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू है। टेंशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज आप यहां पर देख सकते हो कि टेंशन mg को बैलेंस कर रहा है, तो टेंशन नेगेटिव नहीं होगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। इसका मतलब टेंशन की मिनिमम वैल्यू है जीरो, और पॉजिटिव जो भी उसकी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव कभी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि बच्चों हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि टेंशन इन एन आइडियल स्ट्रिंग यानी कि मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड इनएक्सटेंसिबल इज इक्वल एट एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग। जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पर ये जो स्ट्रिंग है अगर वो आइडियल है तो उसके किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे टेंशन मार्क करनी होगी तो वो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग मार्क करेंगे, और हर पॉइंट पे जो टेंशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? कैपिटल टी। टेंशन इन डिफरेंट स्ट्रिंग मे बी डिफरेंट। हो सकता है कि अभी मैंने नायलॉन की रस्सी यूज करी, हो सकता है बाद में मैं जूट की रस्सी यूज कर लूं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार टेंशन की वैल्यू सेम आए। रस्सी चेंज होने से टेंशन की वैल्यू चेंज हो सकती है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है टेंशन इन अ रोप, और ब्रैकेट में लिखा है स्ट्रिंग विद मास मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन रोप।
तो बच्चों अभी जैसे कि हम लोग आइडियल स्ट्रिंग की बात कर रहे थे कि अगर आइडियल है तो हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सेम, बट अगर स्ट्रिंग के अंदर मास आ जाता है तो हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू अलग अलग होगी। और ये चीज हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन में इस चीज को कैसे निकाला जाता है। बच्चों अब हम लोग एक पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिंग के लिए। जैसा कि हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन में बात की थी कि वो एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, उसी तरह से स्ट्रिंग में भी जो टेंशन फोर्स होता है वो कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल। इट डिपेंड्स कि हमने स्ट्रिंग को कितना ज्यादा खींचा हुआ है। जैसे कि बच्चों एक एग्जांपल हम लोग क्रिएट करते हैं। मानकर चलिए बच्चों यहां पर एक बकेट हमको दी गई है और इस बकेट को हम लोगों ने किसी स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। तो बच्चों यहां पर अगर स्ट्रिंग को हमने इस बकेट से टाई किया हुआ है और बकेट में मान लेते हैं मास कितना है, स्मॉल m, और mg फोर्स इस पे लग रहा है और स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स लग रहा होगा वो अवे फ्रॉम द बकेट कुछ इस तरह से लग रहा होगा। और इनिशियली हम लोगों ने क्या किया कि टेंशन फोर्स mg के बराबर रखा है क्योंकि जो बकेट है वो किस पे है, रेस्ट पे। अब बच्चों हम लोग इस सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं एक डेली लाइफ के एग्जांपल से। हम सभी ने देखा है कि कुएं से जब हम लोग पानी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बकेट तो हमारे वहां पर किस तरह से पॉइस्चर्स होते हैं और टेंशन की वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट करती होगी। इमेजिन कीजिए कि फर्स्ट केस वही है कि स्ट्रिंग से मैंने बकेट को सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, और बकेट जो है वो फुल ऑफ वाटर है। इनिशियली मैंने जो पानी है उसको खींचा नहीं, बस वहीं पर लटका के छोड़ रखा है। बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है और मैंने इस तरह से लटका रखा है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर वो रेस्ट पे है तो टेंशन की वैल्यू mg के बराबर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको खींचना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अगर मैं यहां पर इस पर्टिकुलर पोजीशन में इसको खींच रहा हूं तो नोटिस कीजिए बकेट विद वाटर ऊपर की तरफ आ रही है और बकेट अगर ऊपर आ रही है पानी लेके तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो mg से ज्यादा है, तभी वो बकेट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर पाई। तो नोटिस करने वाली बात है बच्चों कि टेंशन की वैल्यू पहले mg थी और अब mg से ज्यादा है क्योंकि जब हम लोग उसको खींच रहे होंगे तो स्ट्रिंग एकदम टाइट रही होगी और स्ट्रिंग अगर टाइट हो गई है तो टेंशन की वैल्यू वहां पर बढ़ गई। सिमिलरली आपने देखा होगा कि अगर हम लोग इसी बकेट को विद वाटर अगर छोड़ना चाहें कि वापस से एक कुएं में भेज दें तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को ढीला छोड़ देते हैं। स्ट्रिंग जैसे ही ढीला छोड़ेंगे बकेट कहां चली जाएगी, नीचे। तो बच्चों बकेट का नीचे जाना इस बात का प्रूफ है कि mg ने डोमिनेट कर दिया और mg डोमिनेट हो गया मतलब टेंशन की वैल्यू कम हो गई क्योंकि स्ट्रिंग क्या हो गई, लूज। तो वही चीज हम लोग यहां पर एग्जांपल क्रिएट कर रहे थे कि ये एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है जो हमें ध्यान रखना है। अब बच्चों यहां पर एक बहुत कॉमन डाउट होता है कि जो स्ट्रिंग होती है कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि उसमें जरूरत से ज्यादा वेट हम लोग सस्पेंड कर दें तो स्ट्रिंग टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग का टूटना डिपेंड करता है उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पे। अगर हम लोग स्ट्रिंग में जरूरत से ज्यादा फोर्स लगाते तो वो टूट जाती है, कारण क्योंकि हर एक मटेरियल की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से अबव अगर हम लोग फोर्स लगा दें तो टूट जाएगी। मान लीजिए मुझे बोल दिया गया कि इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टेंशन है 1000 न्यूटन, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग 1000 न्यूटन तक का फोर्स बेयर कर सकती है। उससे ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो टूट जाएगी, उससे कम लगाओगे तो वो सेफ रहेगी। तो जब भी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की बात आ जाए मतलब ये लास्ट लिमिट है टेंशन की जो उसमें प्रोड्यूस की जा सकती है। बिल्कुल सर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय आइडियल स्ट्रिंग। सर ने जैसा समझा था आइडियल स्ट्रिंग मतलब बिल्कुल आइडियल, मासलेस, फ्रिक्शनलेस एंड इनएक्सटेंसिबल एज शोन इन द फिगर बिलो are pulled by force T3, ये वाला force 120 Newton. If M1 equals to 5 kg, M2 10 kg and M3 equal to 15 kg, calculate the acceleration of the system and tension T1 and T2. तो क्या यहां पर अपन पहले ब्लॉक की बात करें तो इस पहले ब्लॉक के अंदर क्या M1 की अगर मैं FBD बनाता हूं तो ये M1, इस M1 पे आगे एक फोर्स लग गया T1 बिकॉज ऑफ टेंशन ऑन रो। और सर ने जैसे बताया था ये कंसिडरेशन पॉइंट हमेशा कैसे होता है, अवे होता है, तो ये क्या बन गया T1। अगर मैं इसके वर्टिकल फोर्सेस में इसलिए नहीं बना रहा बेटा बिकॉज mg और नॉर्मल बिल्कुल बैलेंस्ड होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, जो भी एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ राइट साइड है, इसलिए अपन वर्टिकल फोर्सेस मार्क नहीं कर रहे हैं। M2 की बात करें तो क्या M2 के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस वर्क कर रही है, तो क्या ये वाली रस्सी इस पे टेंशन लगा रही होगी राइट डायरेक्शन में और ये वाली रस्सी इस पे टेंशन लगा रही होगी लेफ्ट डायरेक्शन, दैट इज T1। तो क्या इस जगह तो होगा T1
और इधर होगा T2। सिमिलरली अगर मैं M3 की बात करूं तो M3 में आपको यहां पर पहले से ही दे रखा है, इस साइड एक T3 है और ये जो T2 वाली रस्सी है ये इस पे टेंशन लगाने की इस डायरेक्शन में, दैट्स T2। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं M3 विच इज इधर T3 एंड इस साइड पर T2। अब क्योंकि सब पे एक्सेलरेशन डायरेक्शन ध्यान देना किधर है, राइटवर्ड, इसका मतलब इधर एक्सेलरेशन A, इधर एक्सेलरेशन A और इधर एक्सेलरेशन A। अगर मुझसे पूछा गया है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन T1 एंड T2, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या सबसे पहले इस ब्लॉक की बात करता हूं। क्यों इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं, उसका रीजन है बिकॉज T3 आपको पहले से मालूम है विच इज इक्वल टू 120 न्यूटन। तो आई कैन से 120 विच इज T3। अगर मैं चेक करूं तो एक्सेलरेशन राइट साइड है, इसमें विच फोर्स इज डोमिनेटिंग, T3। तो आई कैन राइट 120 विच इज T3 minus T2 is equals to M3A. What is the value of M3? M3 15 kg. तो क्या यहां पर लिख सकता हूं मैं डायरेक्टली 15 into A. For M2 block, क्या T2 and T1 both are unknown? Acceleration unknown, but M2 we know, M2 is 10 kg. तो we can say for this equation T2 minus T1 is equals to 10 into A. अब बेटा इस वाले ब्लॉक की इक्वेशन क्या होगी, एक ही फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन राइटवर्ड साइड है, तो क्या T1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू A। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो क्यों ना तीनों को मैं ऐड कर देता हूं। अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं तो T2 से T2 कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा 120। इधर तीनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा 30A। तो आई कैन से 120 इज इक्वल्स टू 30A, देन acceleration is equals to 120 by 30, बिल्कुल सर, that is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और चीज पूछिए T1 क्या होगा, T2 क्या होगा, फटाफट से वैल्यूज इन इक्वेशन में रख देते हैं। तो अगर मैं लास्ट इक्वेशन में रखता हूं तो T1 क्या है 5A, तो T1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू A की वैल्यू 420 न्यूटन। T2 पहली इक्वेशन के अंदर तो क्या होगा 120 माइनस T2 equals to 15 into A. A is what? 4. 15 4s are 60. तो लिख सकता हूं T2 is equal to 120 minus 15A और A की वैल्यू 4, that is equals to 60 न्यूटन। तो ये तीनों आपके रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। स्टूडेंट्स, अब देखिए सर ने आपको बहुत अच्छे से फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। अब इस तरह के क्वेश्चंस जैसे कि हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन से शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, उसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए इस पर बात करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को अगर मार्क करें तो कुछ इस तरह की सिचुएशन दी थी। यहां पर मान लीजिए एक बॉडी थी जिसका मास था M3, या कोई भी हम लोग एक एग्जांपल ले लें, ये था M2 और मान लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी थी M1, और मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक F फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है। बच्चों देखिए यहां पर स्ट्रिंग चेंज हो चुकी है और जैसा सर ने आपको बताया था कि डिफरेंट स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू भी डिफरेंट होती है, और हम बात कर चुके हैं कि टेंशन फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग द स्ट्रिंग काम करता है। तो देखिए अवे फ्रॉम द बॉडी अगर हम लोग यहां पे मार्क करें तो मैंने यहां पर मार्क कर दिया अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन T1 एंड T1, और यहां पर मैंने मार्क कर दिया टेंशन T2 एंड T2। बच्चों एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेंशन फोर्स कैसा है, पुलिंग फोर्स, और अब समय आ गया है कि पुलिंग फोर्स कैसे है इसको एक्सप्लेन किया जाए। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बच्चों ये सब एक्सेलरेट कर रहे होंगे। हम लोग एक पॉइंट यहां पर छोटा सा डिस्कस कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। इमेजिन करके देखिए कि यहां पर एक M3 ब्लॉक है और यहां पर एक M2 ब्लॉक है, मान लेते हैं जस्ट, और एक फोर्स हम लोगों ने इस पे लगा रखा है और बीच में जो स्ट्रिंग है वो लूज है, स्लैक हो गई है। अब सोच के देखिए कि अगर मैंने M2 पे फोर्स लगाया तो M2 तो आगे बढ़ जाएगा, उसको तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि जिस इंस्टेंट पर M2 चलेगा क्या उसी इंस्टेंट पर M3 भी चलना स्टार्ट करेगा? नो। क्यों? क्योंकि उसको खींचने के लिए ये फोर्स उस पर डायरेक्टली काम नहीं कर रहा है। बट हाँ, हम क्या नोटिस करेंगे, थोड़ी देर बाद जो M2 है वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ेगा स्ट्रिंग हो जाएगी टाइट, स्ट्रिंग टाइट होगी तो उसमें क्या लग जाएगा, टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स लगते ही ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा। तो देखिए इस टेंशन फोर्स ने क्या किया, अपने पीछे वाली बॉडी को पुल किया। टेंशन फोर्स ने क्या किया, अपने पीछे वाली बॉडी को पुल किया। तो यहां से अगर हम लोग अपनी शॉर्ट ट्रिक पे आ जाए तो नोटिस कीजिए टेंशन फोर्स क्या है, पुलिंग फोर्स, और पुल किसको किया जाता है, अपने पीछे वाली बॉडी को।
तो देखिए अगर इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करें तो जैसा आपको सर पहले भी बता चुके हैं शॉर्ट ट्रिक में कि अगर मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो आपने नोटिस किया पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम है, दैट इज ए। और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम निकालने का तरीका होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। बच्चों ये हमने मान लिया कि ये हमारा सिस्टम है और उस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या है, सिर्फ और सिर्फ एफ। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गया एफ और टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 प्लस m3। तो मैं अभी इसको m टोटल ही लिख देता हूं, अपना आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब बच्चों जब हम लोग पूरा सिस्टम लेते हैं तो सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस कंसीडर नहीं कर रहे थे, ये हम लोग थर्ड लॉ में सीख चुके हैं कि जब भी सिस्टम लेंगे तो एक्शन रिएक्शन का जो नेट इंटरनल सम होता है फोर्सेस का वो क्या होता है, जीरो, और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स लिए जाते हैं। पर अब बात है कि हमें T1 और T2 कैलकुलेट करना है, और T1 और T2 कौन से फोर्सेस हैं, सिस्टम के अंदर वाले यानी कि इंटरनल। और इंटरनल फोर्सेस को अगर आपको कंसीडर करना है तो अब आपको सिस्टम छोड़कर बॉडीज पे आना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी पर एक्शन रिएक्शन का सम जीरो नहीं होता। तो देखिए अब मुझे T1 और T2 निकालना है शॉर्ट ट्रिक से। तो देखिए टेंशन फोर्स अगर निकालना है तो वही F बराबर ma, तो यहां पे T बराबर ma। नोटिस कीजिए टेंशन फोर्स निकालने का शॉर्ट ट्रिक, आप क्वेश्चन में जिस टेंशन को निकाल रहे हैं, आप क्वेश्चन में जिस टेंशन फोर्स को निकाल रहे हैं उसके पीछे वाली बॉडीज के मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन तो हर एक ब्लॉक का सेम है और हमसे बोला गया कि जिस टेंशन को निकाल रहे हैं उसके पीछे वाली बॉडीज का मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो बताइए T1 के पीछे वाली बॉडी के मास क्या है, m2 एंड m3। तो ये हम लोगों ने ले लिया m2 प्लस m3 इंटू a। अब बच्चे यहां पर पता है जनरली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने जब T1 निकालने बताया तो हम अगर ये वाला T1 सिलेक्ट कर ले और उसके पीछे वाली बॉडी का मास m1 ले ले तो क्या होगा। तो बच्चों यहां पर हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं, इसमें लॉजिक ना ढूंढने की बजाय इसको याद रखने का तरीका बनाए कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन वाले टेंशन को सिलेक्ट कर लो। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन वाले टेंशन को सिलेक्ट कर लो, उसके पीछे वाली बॉडीज के मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो वही चीज आ गई m2 प्लस m3 इंटू a। और अगर हम लोग अब T2 कैलकुलेट करें तो जल्दी से आंसर आपका आ जाना चाहिए कि T2 में कौन सी वाली वैल्यू में सिलेक्ट करूं, लेफ्ट या राइट। तो आंसर होना चाहिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन वाली टेंशन यानी कि राइट। और आंसर दीजिए एक्सेलरेशन इसका भी a है। अब T2 के पीछे कितना मास है, m3। तो m3 को पुल कर रही होगी तो ये हो गया m3। इस तरह से हम लोग T1 और T2 डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सर क्यों ना इससे जो पहले वाला एग्जांपल है उसको हवा में सॉल्व कर ले अपन इसी तरीके से। बिल्कुल सर, उस एग्जांपल को अगर हम लोग ले वापस से तो ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहले T3 की वैल्यू यहां पर आपको सर ने बताई थी कितनी, 120। तो एक्सेलरेशन हो गया सिस्टम का 120, नेट एक्सटर्नल फोर्स, टोटल मास हो गया 30। आंसर आ गया कितना, 4 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल एक लाइन में हमने सॉल्व किया। अब T2 निकालें बच्चों जल्दी से, T2 लेफ्ट या राइट। तो आंसर आना चाहिए जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है राइट। तो देखिए T2 जब हम लोग निकाल रहे हैं तो पीछे कितने मास हैं, 2। तो ये हो गया m1 प्लस m2 15 kg इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना है, 15 और एक्सेलरेशन 4। तो ये हो गया 16 न्यूटन। और T1 निकाले तो T1 के पीछे एक ही बॉडी है m1 इंटू a। m1 की वैल्यू हमें दी गई है 5, एक्सेलरेशन 4। आंसर आ जाएगा 20। तो ऑब्जर्व कीजिए विद द हेल्प ऑफ दैट शॉर्ट ट्रिक हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात है सर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक टफ क्वेश्चन को फटाफट से इजी तरीके से निकाल दिया। सर इसके अंदर एक कंडीशन और बन सकती है कि अगर इस m3 वाले ब्लॉक पर एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लग जाए विच इज लेस देन कैपिटल F, मान लेते हैं F1। करेक्ट। और ये F1 की वैल्यू अपन कैपिटल F से कम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ उस केस में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे सर? बिल्कुल सर, शॉर्ट ट्रिक अब भी बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। सबसे पहले अगर एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो जैसा आपने बोला कैपिटल F की वैल्यू जो है वो F1 से डोमिनेटिंग है, तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, नेट एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर F स्मॉलर F1। तो ये हो जाएगा F माइनस F1। तो एक्सेलरेशन तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया। अब बच्चों हमने क्या करना है, टेंशन की शॉर्ट ट्रिक सोचनी है। बच्चों सोच के देखिए कि अगर m3 ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो T2 की वैल्यू F1 से तो ज्यादा ही रही होगी ना। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन आगे है तो T2 की वैल्यू ने F1 को पहले ओवरकम किया होगा तभी एक्सेलरेट करना है। तो अगर हमें T2 निकालना है और पीछे की तरफ फोर्स दे दिया है तो कुछ नहीं करना,
T2 के पीछे जो फोर्स लग रहा है F1 उसको लास्ट में हमें बस यहां पर ऐड कर देना है, ये सोचते हुए कि T2 की वैल्यू F1 से ज्यादा है, तो अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है उसको लास्ट में ऐड कर दें। एंड सिमिलरली जब T1 निकालेंगे तो इसके साथ भी F1 ऐड कर दें, तो आप डायरेक्टली अपने आंसर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बात है सर, मजे आ रहे। मतलब बच्चे को बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 blocks are connected by ideal strings as shown in figure and are pulled by a force F and blocks are placed on smooth surface. Find the ratio of T1 and T2. तो क्यों ना जो सर ने शॉर्ट ट्रिक सिखाई है उसी को अपन यूज करते हुए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या ये F फोर्स है, जो पूरा एक्सेलरेशन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये फोर्स का कंपोनेंट मेरे काम आएगा। वो कंपोनेंट क्या होगा जो मेरे को आगे लेके जाएगा? F cos 30। अब F cos 30 आगे की साइड लग रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम सर ने जैसे सिखाया इसको पूरे का एक सिस्टम मान लिया, तो इस पे जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा? F cos 30 अपॉन टोटल मास। वापस कैलकुलेट कर ले, 3 + 12 + 15 30, तो क्या 30 kg आ गया पूरा। अब क्या पूछा गया? T1 और T2 का रेशियो। सर ने जैसा बोला था कि T1 जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है उस डायरेक्शन वाला T1 और उसके पीछे वाले मास। तो क्या इस पॉइंट पर T2 और T1 की बात कर रहा हूं, सबसे T2 सॉल्व कर लेते हैं। T2 के पीछे कौन? 3। तो T2 इज इक्वल्स टू 3 मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा ए को ए रहने देते हैं। T1, क्या T1 की वैल्यू टोटल मास जो उसके पीछे है दैट इज 12 + 3 15, बिल्कुल सर, इनटू ए। और वैसे तो बेटा ए यहां पर काम नहीं आ रहा है, बस मैंने ऐसा आपको फाइंड आउट करके दिखा दिया कि आप इस अकॉर्डिंग ए यूज कर सकते हो, पर अभी अपना फाइनल आंसर नहीं आया। फाइनल आंसर क्या था? रेशियो ऑफ T1 एंड T2। इन दोनों रेशियो लेंगे तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 15A अपॉन 3A which is equals to 5/1, then ratio is 5:1। बड़ी आसानी से सर ने आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया। तो बच्चों, आपको सर ने यहाँ पर जो सिखाया उससे हमें क्या चीज सीखने को मिली कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में अगर कोई डाटा हमें दिया है तो उसको यूज करना ही है। जैसा कि सर ने यहाँ पर आपको एक्सेलरेशन निकालने का तरीका तो बताया, बट लास्ट में आपको सर ने यह भी बताया कि यहाँ पर उसको यूज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रेशियो निकालना था, तो एट लास्ट ए को कैंसिल होना ही था। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M, दिस वन, is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass small m। बच्चों, अब रोप के अंदर मास हमको दिया गया है as shown, a horizontal force capital F is applicable to one end of the rope, then find number 1 acceleration of the rope and block। बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो हमें जरूरत ही नहीं है कि पूरा इसको सॉल्व किया जाए। विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक हम लोग डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, पूरा सिस्टम एक साथ ही आगे चल रहा होगा, तो हमने क्या सीखा है? नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। बच्चों, M टोटल, अब अकेले ब्लॉक का मास नहीं देखना है, हमें स्ट्रिंग का मास भी कंसीडर करना है, क्योंकि इस फोर्स को अब इन दोनों को खींचना है और दोनों के अंदर मास एग्जिस्टिंग है। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स नेट कितना है? F, और मास कितना दिया है? M प्लस स्मॉल m। ये हो गया इस सिस्टम का एक्सेलरेशन, जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर है। सेकंड, यहां पर हमसे पूछा गया है फोर्स दैट द रोप एक्सर्ट्स ऑन द ब्लॉक। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अगर हम लोग यहां पर शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, पर पहले थोड़ा सा हम लोग इसमें डायग्रामेटिकली डिस्कशन कर ले कि एग्जैक्टली फोर्स कैसे लग रहा होगा। इमेजिन कीजिए स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है वो ब्लॉक को क्या कर रही होगी? पुल। तो डेफिनेटली इस ब्लॉक पे अगर हम लोग मार्क करें तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, mg नीचे होगा, और यहां पर मान लेते हैं टेंशन है T, जो कि ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को अप्लाई कर रही है और पुल कर रही है। तो एक्सेलरेशन अगर आगे है तो बच्चों हम जानते हैं कि नॉर्मल ने mg कैंसिल कर दिया, बिल्कुल, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट है। तो बताइए, अभी शॉर्ट ट्रिक हमने रिसेंटली सीखी है, जिस टेंशन को निकालना है उसके पीछे वाला मास। तो देखिए, इस टेंशन को जब निकालेंगे तो इसके पीछे वाला मास कितना है? कैपिटल M। सो हियर वी कैन राइट T इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A, और F नेट बराबर MA भी लगा दो, तो F नेट भी कितना है? T बराबर MA, तो बात एक ही है। और यहां से अगर हम लोग A की वैल्यू प्लेस कर दें तो बच्चों A की वैल्यू हमने निकाल रखी है F अपॉन M प्लस M। सो हियर वी कैन राइट F अपॉन M प्लस स्मॉल m। ये था इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर। बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। टेंशन इन द रोप एट इट्स मिड पॉइंट, जैसा आपको सर ने बताया था, क्या ये आइडियल स्ट्रिंग है क्या?
नहीं, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग मासलेस होती थी और इस स्ट्रिंग के पास क्या है, मास है। तो एक पॉइंट ये भी आया था कि अगर किसी स्ट्रिंग के पास मास होता है तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम नहीं होती। वही चीज अपने को यहां पर देखनी है। तो अगर आपने सर ने जो भी ये पॉइंट आपको बताया, इस पॉइंट की टेंशन आपने जस्ट अभी ढूंढी थी, अब पर अपने को बोला गया है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब यहां कहीं बोला गया है। इसका मतलब आधी स्ट्रिंग जो इधर है उसका मास m/2 होगा और रिमेनिंग आधी का मास कितना होगा, m/2। अब आपसे पूछा गया कि इस पॉइंट का टेंशन क्या है। अज्यूम कर लेते हैं इस टेंशन को T डैश बोल देता हूं मैं। तो क्या इस पॉइंट पे T डैश की बात करें तो वापस दो बात आती है कि सर इस पॉइंट पर टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा। सर ने आपको बताया था टेंशन का डायरेक्शन अवे होता है, अलोंग द स्ट्रिंग होता है। तो टेंशन का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। पर वही वाली बात एक और चीज सर ने बोली थी कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो वाला टेंशन कंसीडर करो फॉर शॉर्ट ट्रिक। तो एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्शन में होगा तो मैं इस वाले टेंशन को कंसीडर करूंगा, मतलब टी डैश को इधर कंसीडर करूंगा इस डायरेक्शन में। तो क्या लिख सकता हूं, टी डैश इक्वल्स टू जितना पुलिंग मास पीछे की साइड है, पीछे की साइड कितना है m/2 ये वाला इंटू सॉरी प्लस कैपिटल M। तो कितना हो जाएगा m/2 प्लस कैपिटल M, दैट इज द टोटल मास विच इज बिहाइंड दिस पॉइंट T डैश। तो क्या इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन जस्ट अभी सर ने निकाला था, क्या लिख सकता हूं मैं, T डैश इज इक्वल्स टू m/2 प्लस M इनटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू F नेट अपॉन M प्लस M। तो बेटा यहां से आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, इस पॉइंट पर जो टेंशन जो सर ने निकाली थी वो टेंशन कितनी आई थी, T बराबर M इंटू F अपॉन M प्लस M। इस पॉइंट पे जो टेंशन आई वो कितनी है, m/2 प्लस M F नेट अपॉन M प्लस M। क्या दोनों सेम है, नहीं। पर क्या दोनों रस्सी का पार्ट है, बिल्कुल है। पर ऐसा क्या हुआ कि दोनों की टेंशन सेम नहीं हुई, बिकॉज ये स्ट्रिंग थी ये मास वाली थी और मास वाली स्ट्रिंग के अंदर हर पॉइंट का टेंशन अलग अलग होता है। तो यहां का टेंशन अलग होगा, यहां का टेंशन अलग होगा, यहां का टेंशन अलग होगा। तो जिस पॉइंट पे आपको टेंशन निकालने को बोला है वो पॉइंट ध्यान रखना, उसके पीछे कितना मास है वो आपको याद रखना है और इनटू एक्सेलरेशन करोगे आपके पास टेंशन आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, सर ने आपको उस पॉइंट को भी एक्सप्लेन किया जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि अगर स्ट्रिंग के अंदर मास है तो हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू अलग अलग है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसा कि वहां पर शो किया गया है। A horizontal force capital F is acting at one end of rod, then calculate the tension in the rod at a distance x as shown। बच्चों यहां पर हमें कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस टेंशन की वैल्यू, और जैसा अभी आपको सर ने बताया था कि इस पॉइंट पे टेंशन अगर हमें निकालना है तो जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वहां से टेंशन हमेशा अवे लगती है। जैसे कि पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है तो टेंशन यहां भी होगी और टेंशन यहां भी होगी। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए इस बार अब हम लोग क्वेश्चन को पूरे मेथड से सॉल्व करते हैं ताकि उसकी भी प्रैक्टिस साथ में चलती रहे, वो नहीं भूलना है क्योंकि मेथड तो हमेशा ही अपने काम आएगा। तो ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास पर्टिकुलर पार्ट है उस पर डिस्कशन करते हैं। क्या निकालना है हमें, सबसे पहले एक्सेलरेशन। देखिए नेट फोर्स आगे है तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। स्टेप्स वही है जो हम लोग F नेट बराबर ma बोलते हुए आए हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग इसमें पहली स्टेप अप्लाई करें दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, तो ऑब्जर्व कीजिए एक्सेलरेशन ऑफ रॉड में नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कितना है, कैपिटल F, और मास कितना है, कैपिटल M। बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया गया है रॉड इज यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म है मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है तो हम लोग यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि L लेंथ का मास M है तो L/2 का कितना होगा, M/2, L/4 का कितना होगा, M/4। तो डेफिनेटली अब इसकी हमें जरूरत पड़नी है क्योंकि देखिए टेंशन जिस पॉइंट पर हमें निकालनी है उस पॉइंट पे रॉड का पूरा मास नहीं है, हम लोग वहां पर एक पर्टिकुलर x लेंथ की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर हम लोग उस x लेंथ का फ्री बॉडी बनाएं तो देखिए ये हमारे पास x लेंथ है, ये x लेंथ है, ठीक है। और इस x लेंथ पे अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ टेंशन फोर्स कहां लग रहा है, आगे, जो कि उसको पुल कर रहा है। तो टेंशन फोर्स हम लोगों ने आगे लगा दिया लाइक दिस, और पीछे की तरफ इस पर कोई भी फोर्स नहीं है एक्सटर्नली जो उस पर लग रहा हो। और एक्सेलरेशन हम लोग बात कर ही चुके हैं, कहां लग रहा है, आगे। बच्चों एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरी रॉड का लेंथ L है और मास M है,
पर हमारी जो कंसीडरेबल रॉड है जो हम लोग जिसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी लेंथ x है, तो क्या इसका मास भी कैपिटल M होगा या कंपैरेटिवली कम होगा? कम होगा। बिल्कुल। तो अगर वो कम होगा तो हमें इसको यूनिटरी मेथड से निकाल लेना चाहिए। आसान भी है क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, L लेंथ का जो मास है वो कितना है, कैपिटल M, तो यूनिट लेंथ का कितना होगा, M बाय L, और X लेंथ का कितना होगा, M बाय L इंटू X। तो डेफिनेटली अब मैं इस क्वेश्चन को अपनी वापस से जो हमेशा से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, एफ नेट बराबर एम ए, इससे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एफ नेट जब हमको अप्लाई करना है तो नेट फोर्स कितना है इस पर, टी, मास इसका हम लोगों ने निकाला m बाय एल इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन विच इज f अपॉन कैपिटल M। तो बच्चों कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल और t की वैल्यू कितनी आ गई, fx अपॉन n। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने सीखा कि जब भी हमें कोई रॉड या स्ट्रिंग दी गई है जिसमें मास गिवन है और किसी दूसरे पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, तो सबसे पहले जितने पार्ट को आपको सॉल्व करना है उसका फ्री बॉडी बना लीजिए और जिस पार्ट को आपको सॉल्व करना है मास उसी का कंसीडर करें और बाकी तो एफ नेट बराबर एम ए पे छोड़ दें, वो अपने आप आपको आंसर निकाल कर दे ही देगी। स्टूडेंट्स अब यहां पर हम लोग एक और डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग और ब्लॉक ये वाला सिस्टम वर्टिकल दिया हो, तो बच्चों याद कीजिए लिफ्ट के केसेस, सर लिफ्ट के केसेस में हमने सीखा था कि जब फर्स्ट केस था रेस्ट तो टी इक्वल नॉर्मल इक्वल टू कितना था, mg, ए से ऊपर जा रही थी तो mg प्लस ए, और ए से नीचे आ रही थी तो mg माइनस ए, और यही चीज अब हम लोग यहां पर भी नोटिस करेंगे और लास्ट में इसको समराइज कर देंगे तो अगेन हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी आने वाले क्वेश्चंस के लिए। और सबसे पहली चीज, अगर हम लोग एक ब्लॉक को सस्पेंड कर दें, ब्लॉक का मास है m और इसको ले आए रेस्ट स्टेट पे या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ, तो बच्चों कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या रेस्ट पे है तो ऑब्जर्व कीजिए दोनों का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो, दैट मींस नेट फोर्स जीरो। तो इमेजिन कीजिए कि इस समय ब्लॉक पे टोटल फोर्सेस कितने हैं, टेंशन फोर्स इस तरह से लग रहा होगा और ये कौन सा होगा, mg। बच्चों ब्लॉक पे टोटल कितने फोर्सेस हैं, दो, T और mg, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो T इक्वल टू mg। नोटिस करने वाली बात है कि लेफ्ट रेस्ट पे थी तो n बराबर mg था और यहां पर हम लोगों ने स्ट्रिंग और ब्लॉक सिस्टम लिया तो T बराबर mg है। अगर हम लोग इसी सिचुएशन में इसको अगर a एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाते तो अब वापस से एक ही इक्वेशन है हमारे पास जिससे हम लोग पूरा चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं और वो है एफ नेट बराबर ma। तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी, एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो ये डोमिनेटिंग t माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो t इक्वल टू कितना हो गया, mg प्लस a। याद कीजिए बच्चों कुएं वाला एग्जाम्पल, कुएं और रस्सी वाला एग्जाम्पल, बकेट वाला हमने लिया था तो t इक्वल टू mg था और ऊपर खींचा था तो टेंशन की वैल्यू mg से ज्यादा हो गई थी, सेल्फ एडजस्टेबल है और वही चीज यहां पर हमने मेंशन भी की है। तो अगर हम लोग यहां पर ले लें कि अब यही बॉडी नीचे की तरफ आ रही है ए एक्सेलरेशन से, तो आई थिंक अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लिफ्ट ए से नीचे आई थी तो कितना था, mg माइनस ए, तो इस बार ये नीचे आ रहा है तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg माइनस ए। तो बच्चों ये चीज हम लोगों ने नोटिस की कि जब भी वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से बॉडी अप एंड डाउन या रेस्ट इस तरह से मूव कर रही है तो हम वहां पर g इफेक्टिव की वैल्यूज कुछ इस तरह से ले सकते हैं। g कब लेना है बच्चों, रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल, और g प्लस a कब लेना है बच्चों, एक्सेलरेशन अपवर्ड, और g माइनस a कब लेना है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। तो बच्चों इस चीज को हमें ध्यान रखना है, आगे हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक में यूज करेंगे और एक से ज्यादा मास हो तो याद है वो शॉर्ट ट्रिक पीछे वाला मास इनटू एक्सेलरेशन, वो g प्लस a और g माइनस a क्या है वो अपने को क्वेश्चन से पता चलेगा। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कंसेप्ट आपको संडे समझाया उसी के ऊपर। Find tension at point A and at point B on the rope of mass 2 kg। तो बेटा यहाँ पर आप देखें एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर रोप और एक मास है 5 kg का, ये रोप का भी मास है दैट इज इक्वल टू 2 kg और लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड जा रही है। आपसे पूछा गया है कि पॉइंट A और पॉइंट B पर टेंशन कितनी होगी। तो जैसा सर ने आपको ट्रिक्स सिखाई थी वही वर्क कर रहे हैं। ये बताएं यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लेंगे वो क्या लेंगे, g प्लस ए या g माइनस ए, g प्लस ए, g प्लस ए, बिल्कुल सर। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, एक्सप्रेशन इज इक्वल टू g प्लस ए विच इज इक्वल टू ए डैश लिख देता है इसको, विच इज इक्वल टू 10 प्लस 3 दैट इज 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये तो हो गया अपना इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो आपको सर ने शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सिखाया था। अब मेरे को निकालना है टेंशन एट पॉइंट ए। वापस शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहा हूं, ए पॉइंट पे जो टेंशन होगी उसकी बात कर रहे हैं। क्या पुलिंग ऊपर हो रही है? और यहां पर अगर मैं टेंशन की डायरेक्शन मार्क करूं तो टेंशन की डायरेक्शन देखें क्या होगी, इस पॉइंट पर टेंशन कहां होगी, अपवर्ड, और एक्सेलरेशन भी अपवर्ड है। इसका यही वो टेंशन है जिसको अपने को कंसीडर करना है। तो इस टेंशन के पीछे, जैसा सर ने ऐसे डायरेक्शन बोला पीछे, तो यहां पर क्या ऊपर मोशन हो रहा है, तो उसके लिए तो पीछे 5 kg हुआ। तो क्या टेंशन एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन आपके पास आया दैट इज 13। तो आंसर होगा इनटू 13 दैट इज 13 5 जा 65 न्यूटन। और टेंशन एट बी पॉइंट की बात करें, अब इस बी पॉइंट पर टेंशन ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, पर जैसा कि सर ने आपको समझाया था कि टेंशन वही कंसीडर करो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो मैं इस टेंशन को टी भी मार्क कर रहा हूं और मैं अपवर्ड वाली एक्सेलरेशन कंसीडर कर रहा हूं। इसके नीचे की साइड टोटल कितना मास है वो कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, बी कैसा पॉइंट, मिड पॉइंट, इसका टोटल रस्सी का मास 2 kg। तो ऊपर वाले का आधे का 1 kg, नीचे वाले आधे का 1 kg। तो इस बी पॉइंट के नीचे टोटल मास कितना हुआ, 5 + 1 6 kg। इसका टेंशन एट बी पॉइंट इज टोटल मास 6, एक्सेलरेशन अगेन 13। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 78 न्यूटन। तो टेंशन ए पर आ गई 65 और बी पर आ गई 78 न्यूटन।